आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ना एच ए पी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का 28 शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। इससे क्या होगा कि जो हम लोग एक से लेके पाँच यूनिट है, एक से लेके पाँच जो यूनिट है एच में, सबका हम लोग को क्या मिल जाएगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा। ठीक है ना। ओवरव्यू मिल जाएगा तो हम लोग को क्या होगा कि हम लोग को जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 नंबर का या 10 नंबर का जो एग्ज़ाम में आएगा, तो उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि हम लोग को थोड़ा शॉर्ट में हम लोग को सब चीज़ के बारे में हम लोग को नॉलेज रहेगी। ठीक है ना। हम लोग यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करते करते हम लोग पढ़ाई करेंगे। ठीक है ना। ये हम लोग को जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें काफ़ी हेल्प करेगा। ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, डिफाइन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर की स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स। ठीक है ना। तो एनाटॉमी किसको कहते हैं? हम जो हम स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर के बारे में, तो उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। तो जैसे हम लोग एक इमेज के थ्रू देखते हैं, जैसे क्या यहाँ पे हार्ट है, क्या है, हार्ट है, इंटेस्टाइन है, तो हम लोग इसकी स्ट्रक्चर कैसी, इसकी बनावट है, हार्ट की कैसा स्ट्रक्चर की बनावट है, तो उसको जब पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे उसको? एनाटॉमी ऑफ, एनाटॉमी मतलब कहेंगे एनाटॉमी ऑफ हार्ट, एनाटॉमी ऑफ इंटेस्टाइन, एनाटॉमी ऑफ स्टोमच। ठीक है ना। तो हम जब हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं? एनाटॉमी। ठीक है ना। तो और फिजियोलॉजी क्या होता है? ऐसे ही फिजियोलॉजी होता है जो हम लोग अभी कोई स्ट्रक्चर देखें ना, हम लोग स्ट्रक्चर वो कैसे काम कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर पार्ट्स, वो कैसे काम कर रहा है उसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। जैसे अब ये हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट कैसे काम करता है, कैसे हार्ट बीट करता है, कैसे ब्लड पंप करता है, तो ये जैसे इसका फंक्शन क्या है, कैसा मैकेनिज्म है, उसको क्या कहेंगे? फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी क्या है? स्टडी, जो एनाटॉमी होता है स्ट्रक्चर की स्टडी होता है, और फिजियोलॉजी जो होता है वो उसके फंक्शन को कहते हैं। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है? राइट द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है ना। ये क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होता है। क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स होते हैं। क्या होते हैं? डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल होते हैं। और क्या करते हैं? ये जनरेट करते हैं, जनरेट एंड स्टोर एटीपी। एटीपी क्या होता है? एनर्जी, एनर्जी के लिए यूज होता है। ठीक है ना। और क्या होता है? इनका खुद का एक डीएनए होता है। देखो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रिया आप फिगर में देखते हैं। ठीक है। देखो पहले मैं बोला था क्या होता है? डबल मेम्ब्रेन होता है। ठीक है। तो एक मेम्ब्रेन ये हो गई, एक मेम्ब्रेन ये हो गई, तो एक आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन। इसका क्या, इसके अंदर क्या होता है? मैट्रिक्स होता है, और क्या होता है? खुद का एक डीएनए होता है। ठीक है ना। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है? ये क्या होता है? पावर हाउस ऑफ सेल होता है। इसका फंक्शन क्या होता है? ये क्या करता है? क्या करता है? एटीपी का, एटीपी को स्टोर करता है और जनरेट मतलब सिंथेसिस करता है। ठीक है ना। तो ये हम लोग को जैसे कहीं एनर्जी की जरूरत पड़ रही है तो किसके थ्रू आ रही है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू आ रही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। ये क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये क्या होते हैं? बोन के सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? बोन के सेल्स होते हैं। ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है? दिस आर मोनोन्यूक्लियस। मोनो मतलब क्या होता है? सिंगल, और एक सिंगल न्यूक्लियस। इसमें जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है ना। और ये कहाँ से पाए जाते हैं? मैरोस्ट्रोमल सेल से पाए जाते हैं। और ये किस लिए काम होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बोन, मतलब बोन को बनाने के लिए क्या होते हैं? ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। ये क्या, ऑस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं? दीज आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। ठीक है ना। ये क्या होते हैं? इसमें जैसे एक सेल होता है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस नहीं रहेगा, कई न्यूक्लियस रहेंगे। ठीक है ना। हेमटोपोएटिक से पाया जाता है, मतलब ये ब्लड से रिलेटेड है। ठीक है ना। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन रिजॉर्प्शन। रिजॉर्प्शन मतलब क्या हो गया? ब्रेकडाउन ऑफ टिश्यू इन बोन। जो बोन के अंदर जो टिश्यू होता है उसको क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। जब बोन के अंदर जो पुराने टिश्यू होते हैं उसको ब्रेक डाउन कर देगा, तो फिर क्या होगा? उसके बाद क्या होगा? जो नए टिश्यू रहेंगे उसका फॉर्मेशन होगा। मतलब पहले क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा? ऑस्टियोब्लास्ट। अभी ये इमेज देख लेते हैं। ये देखो क्या है? ऑस्टियोब्लास्ट। देखो मैं क्या बोला था? एक सेल के अंदर कितना? एक ही न्यूक्लियस है। ठीक है ना। मोनोन्यूक्लिएटेड है। और इसमें क्या हो गया? ये क्या हो गया? इसमें देखो एक सेल है, उसके अंदर कितने न्यूक्लियस? बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, तो मतलब मोनो मल्टी न्यूक्लिएटेड हो गया। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है? राइट द नेम ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन रॉड एंड कोन सेल।
रॉड एंड कोन सेल में कौन सा पिगमेंट होता है? तो रॉड सेल में कौन सा होता है? रोडोप्सिन होता है। और कोन सेल में कौन सा होता है? पोटॉप्सिन या आइडोप्सिन होता है, ठीक है ना। अभी देख लो, इमेज देख लो, ये देखो रॉड एंड कोन सेल है ना, ये देखो ये आइस में प्रेजेंट होते हैं, ये रॉड सेल और कोन सेल। और देखो कौन, यहाँ पे देखो जो रॉड सेल के अंदर क्या है? रोडोप्सिन, इसके रॉड सेल के अंदर रहता है पिगमेंट। और ये फोटोप्सिन जो होता है वो किस में होता है? कोन सेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। अब देखो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म क्या होता है, ठीक है ना। कैटाबोलिज्म में क्या होता है? कैटाबोलिज्म इज द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। अगर कोई बड़ा मॉलिक्यूल्स है, ठीक है ना, क्या है? बड़ा मॉलिक्यूल्स है, वो छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट रहा है, उसको क्या कहेंगे? कैटाबोलिज्म। जैसे हम लोग खाना खाते हैं, बड़ा रोटी खाते हैं बड़े बड़े, तो क्या हो जाता है? पेट में जाने के बाद क्या हो जाता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूट जाते हैं। और एनाबोलिज्म क्या होता है? जब सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल के, कई सिंपल मॉलिक्यूल्स मिल के क्या बनाते हैं? एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म कहते हैं। ये क्या होता है? कैटाबोलिज्म करने के लिए क्या होता है? हम लोग को एनर्जी अलग से देनी पड़ती है, ठीक है ना। जैसे कि मसल्स, इनके जो हम लोग के मसल्स होती हैं, जो ये मसल्स होती हैं, इसको इनक्रीज करने के लिए क्या क्या इंक्रीज जो होता है उसके लिए क्या होता है? उसमें भी क्या होता है? एनाबॉलिज्म होता है। मतलब छोटे छोटे, हम लोग पहले छोटे थे, छोटे से बड़े हो रहे हैं, तो क्या उसमें एनाबॉलिज्म हो रहा है, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो रही है। जैसे कि बोन का फॉर्मेशन क्या होता है? पहले हम लोग की हड्डी छोटी छोटी होती है, क्या धीरे धीरे बोन बड़ी हो जाती है, ठीक है ना। बोन का फॉर्मेशन जो होता है, ठीक है ना। तो अब फिगर देख के समझते हैं, ठीक है ना। क्या ये देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है, क्या एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है। ये क्या होगा? जब ब्रेकडाउन होगा इसका, जब ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? छोटे 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 मॉलिक्यूल्स में टूट जाएगा। तो मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स से सिंपल मॉलिक्यूल्स में होता है। और इसमें क्या होता है? एनर्जी हम लोग को निकलती है, ठीक है ना। और कैटाबोलिज्म क्या होता है कि जब छोटे 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 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें क्या होता है? हम लोग को अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। जब अलग से एनर्जी देंगे तो ये क्या होगा? बड़े मॉलिक्यूल्स, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? ये बन जाएगा। तो इसको कहेंगे एनाबॉलिज्म, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अबाउट द टू मेन फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है ना। मतलब जो स्किन का दो ऐसा फंक्शन, जो मतलब स्किन का क्या काम है? तो ये क्या करता है? प्रोटेक्टिव बैरियर, मतलब एक बाधा की तरह काम करती है, हम लोग को हर चीज़ से प्रोटेक्ट करती है। किस चीज़ की प्रोटेक्ट करती है? थर्मल मतलब क्या हो गया? हीट के थ्रू। मतलब कोई भी चीज़ हम लोग को हीट लगती है, तो अगर स्किन नहीं रहेगी तो क्या होगा? बहुत ज़्यादा डैमेज कर देगा, ठीक है ना। या तो कोई फिजिकल इंजरी, ठीक है ना। जैसे मतलब यहाँ पे अगर स्किन नहीं रहेगी तो हम लोग कोई फिजिकल इंजरी बहुत तेज हो जाएगी। पर यहाँ पे देखो अभी ऐसे किया तो इसमें कुछ नहीं हुआ। या तो कुछ कोई भी फिजिकल टाइप की इंजरी रहेगी तो स्किन हम लोग को बचाती है, मतलब हम लोग को प्रोटेक्ट करती है। या हजार्डियस सब्सटेंस, मतलब ऐसा सब्सटेंस जो कि हम लोग के लिए डेंजर है, मतलब सही नहीं है, टॉक्सिक है, टॉक्सिसिटी पैदा करेगा, वो क्या हो? हजार्डियस सब्सटेंस। और क्या करेगा? रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, जो यूवी रेस होती है उसके भी हम लोग के लिए जो इफेक्ट, हम लोग हार्मफुल इफेक्ट होता है उससे क्या करती है? उसको रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है। तो ये फंक्शन क्या होगा? फंक्शन ऑफ स्किन, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है? डिफाइन सजाइटल एंड पैरासजाइटल। सजाइटल प्लेन क्या होता है? जब देखो इसमें क्या लिखा है कि डिवाइड द बॉडी इन राइट एंड लेफ्ट पार्ट। और पैरासजाइटल क्या होता है कि ये बॉडी को डिवाइड तो करेगा लेफ्ट और राइट में, पर अनइक्वल में करेगा। ये जो सजाइटल होता है ये इक्वल में करता है। अभी देखो एक फिगर के थ्रू समझते हैं। ये देखो हम लोग की बॉडी है, ठीक है ना। क्या है? बॉडी है, ठीक है ना। ये देखो बीच में से एकदम पूरा काट रहा है, तो ये क्या हो गया? सजाइटल, मतलब इक्वल पार्ट में देखो इधर लेफ्ट और राइट में जो पूरा बीच से एकदम पूरा काट दे रहा है, ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? सजाइटल कहेंगे। और अगर यही बॉडी तो लेफ्ट और राइट में तो काट रहा है, पर ये क्या कर रहा है? बीच से नहीं काट रहा है, अनइक्वल काट रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? पैरा सजाइटल। सजाइटल मतलब क्या होगा? बीच से पूरा, मतलब बॉडी के बीच से काटेगा तो क्या हो जाएगा? वो सजाइटल। और पैरा सजाइटल मतलब वो साइड से काटेगा, अनइक्वल में काटेगा, ठीक है ना। उसको कहेंगे पैरा सजाइटल। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेम द बोन प्रेजेंट इन ईयर। ईयर के अंदर कौन सी बोन प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। तो 3 बोन प्रेजेंट होती है, मेलियस, इनकस और स्टेपिस, ठीक है ना। अब देखो उनका एक फिगर है, रफ फिगर बना दिए, तो ऐसे ही फिगर बना के लिखेंगे ना तो नंबर ज़्यादा अच्छा आएगा। तो अभी देखो कौन कौन सी होती है। देखो ये होती है मेलियस, ये होती है इनकस और ये होती है स्टेपिस। और स्टेपिस जो होती है सबसे छोटी बोन होती है, पूरे बॉडी की सबसे छोटी बोन होती है। कौन सी? स्टेपिस, ठीक है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है? डिफाइन होम्योस्टेटिस, ठीक है ना। होम्योस्टेटिस क्या होता है
सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस विच ऑर्गेनिज्म टेंड टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड एडजस्टिंग दैट फॉर द बेस्ट सर्वाइवल। जैसे कि हम लोग की बॉडी क्या हो गया, ऐसे टेम्परेचर में हम लोग की बॉडी जो रहती है क्या है, पहले मतलब नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, ठीक है ना। जैसे कि ये देख लो, बॉडी का टेम्परेचर कितना रहता है 37 डिग्री सेल्सियस, ये नॉर्मल है। अगर ये टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया या थोड़ा सा कम हो गया तो इस टेम्परेचर अगर बढ़ गया, उसको कम करने के लिए जो काम हो रहा है वो क्या, उसको क्या कहलाएंगे, होम्योस्टेटिस। या तो अगर कम हो गया तो उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। ये देखो, ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेम्परेचर है, अगर हम लोग का बीपी बढ़ गया किसी कारण तो क्या होगा, वो अपने आप पहले बॉडी क्या करेगी, अपने आप उसको सही करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। तो जो सही करने का प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, होम्योस्टेटिस। समझ में आ गया ना होम्योस्टेटिस क्या होता है। मतलब बॉडी जो होती है सेल्फ मतलब अपने आप को क्या करती है, रेगुलेट करती है, मेंटेन करने की, होम्योस्टेटिस कंडीशन बनाने की कोशिश करती है। तो क्या होता है, हम लोग बॉडी एकदम सही रहती है, मतलब कि अपने आप को सही करने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं होम्योस्टेटिस, ठीक है ना। अब देखो अगला क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है। एरिथ्रोपोइसिस क्या होता है, पहले जानो होम्योपोइसिस क्या होता है। होम्योपोइसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल। जैसे कि सेल होता है क्या होता है, WBC और RBC। होम्योपोइसिस में WBC RBC सब आ जाता है। और जैसे इसी तरीके से होम्योपोइसिस का ही पार्ट क्या है, एरिथ्रोपोइसिस। इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ RBC, मतलब रेड ब्लड सेल का जो प्रोडक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, एरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। इसमें ये क्या हो गया, डेवलपमेंट एंड मेच्योरेशन ऑफ RBC। जो RBC जो मतलब रेड ब्लड सेल होता है उसका क्या होता है, डेवलपमेंट होता है और मेच्योर हो जाती है, मतलब पूरा एकदम पूरी तरीके से तैयार हो जाती हैं। दे आर फॉर्म, मतलब कि कहाँ पे फॉर्म होती है, बोन मैरो, मतलब जो हड्डी की होती है, हड्डी के अंदर जो होता है वो बोन मैरो होता है, तो वहाँ पे क्या होती है, उसका फॉर्मेशन होता है। और इसकी लाइफ जो होती है, इसको मतलब कितना दिन लगता है फॉर्मेशन में, तो 7 से लेकर 9 दिन लगता है इसको पूरा बनने में। मतलब या तो 7 दिन लगेगा, या तो 8, या तो 9, मतलब इसी रेंज के अंदर इतना दिन लगता है इसको फॉर्मेशन में। और पूरा इसका लाइफ स्पैन कितना रहता है, 120 डेज। मतलब 120 डेज के बाद क्या हो जाएंगी, ये ऑटोमेटिकली डेथ हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, इसका डेथ हो जाएगा, फिर वो नई RBC बनेगी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, सजाइटल एंड कोरोना। अभी को सजाइटल हम लोग क्या पढ़े थे, जो बॉडी होती है उसको हम लोग को 20 से क्या करता है, कट कर देता है, डिवाइड कर देता है लेफ्ट और राइट में, ठीक है ना। तो वही होता है, वही सजाइटल। देखो इसमें आधा क्वेश्चन रिपीट कर दिया, आधा क्वेश्चन दूसरा है, तो सजाइटल हो गया। और कोरोनल प्लेन क्या होता है, जब बॉडी को हम लोग फ्रंट और बैक से क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं। जैसे ये देखो फ्रंट पार्ट, मतलब ये सामने का पार्ट, और ये क्या हो गया, ये बैक का पार्ट। तो ये फ्रंट क्या हो गया, डॉर्सल और वेंट्रल पार्ट में क्या कर देता है, ये बॉडी को कट कर देता है। क्या कर देता है, बॉडी को कट कर देता है। तो ये हो गया कोरोनल। सजाइटल में क्या हो गया, बॉडी को 20 से कट कर देगा, उसको कहेंगे सजाइटल, और उसको कहेंगे क्या कहेंगे, कोरोनल कहेंगे। देखो सजाइटल क्या होता है, बॉडी को एकदम 20 से कट कर रहा था, और जो अभी कोरोनल क्या होता है, ये बॉडी को सामने से और बैक साइड से क्या कर देगा, वो कट करेगा। देखो फ्रंट और बैक साइड से क्या करेगा, इसको बॉडी को कट कर देगा ये। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, राइट द फंक्शन ऑफ राइबोसोम। मतलब राइबोसोम का क्या काम होता है, ठीक है ना। राइबोसोम जो होते हैं ऑर्गेनल होते हैं, ऑर्गेनल्स नहीं होते हैं। जैसे मतलब क्यों नहीं होते हैं, इसके अंदर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, मतलब कोई जो ऐसे सेल के ऐसे चारों ये मेम्ब्रेन जो होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, तो ऐसे ऑर्गेनल की मेम्ब्रेन नहीं होती। राइबोसोम जो हेल्प करता है, किसमें हेल्प करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। मतलब प्रोटीन को बनाने में क्या करता है, हेल्प करता है। कौन राइबोसोम हेल्प करता है, प्रोटीन रिक्वायर्ड। अब प्रोटीन जो होता है क्यों रिक्वायर्ड, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर मेनी सेल एक्टिविटी। मतलब बहुत सारे सेल एक्टिविटी के लिए प्रोटीन जो होता है रिक्वायर होता है, बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि डैमेज रिपेयर, मतलब कोई चीज़ टूट गई उसको रिपेयर करने के लिए सेल एक्टिविटी। और क्या होता है, केमिकल प्रोसेस, कोई केमिकल प्रोसेस, उसके लिए भी राइबोसोम बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। राइबोसोम किसका बना होता है, RNA प्लस प्रोटीन का बना होता है। और इसका क्या होता है, इसका काम क्या होता है, रीड मतलब पढ़ता है RNA को, और सिंथेसिस प्रोटीन मतलब सिंथेसिस प्रोटीन को बनाता है। हम लोग ये फिगर से समझते हैं। देखो
देखो दो पार्ट से बना होता है, एक इसका बड़ी यूनिट लार्ज यूनिट होती है, एक स्मॉल यूनिट होती है, ठीक है ना। देखो लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, ठीक है ना। इसमें देखो मैं बोला था क्या होता है, प्रोटीन रहता है। देखो अमीनो एसिड चेन, ये देखो चेन बनी है तो इसको कहते हैं प्रोटीन। और मैं बोला था कि आरएनए होता है, देखो tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, ठीक है ना। और इसमें देखो mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए। ये क्या होता है, आरएनए होता है, इसका ये क्या करता है, रीड आरएनए मतलब रीड आरएनए करता है। और सिंथेसिस देखो प्रोटीन की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है ना, देखो धीरे 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 क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है। तो यही होता है क्या होता है, राइबोसोम। तो क्या हो गया, मैं बता दिया तुम लोग को, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और ये फिगर दिखा दिया, तो फंक्शन ऑफ राइबोसोम खत्म हो गया, ठीक है ना। अब हम लोग का अगला क्वेश्चन क्या है, ड्रा वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल। मतलब सेल का हम लोग को वेल लेबल मतलब पूरा लेबलिंग करके उसका हम लोग को सेल का डायग्राम बनाना है। तो अभी समझते हैं, देखो ये क्या है, सेल है, ठीक है ना। सेल में क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। अब इसके बीच में क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, ठीक है ना। पहले क्या है, बीच में न्यूक्लियस, और ये हो गया जो ये है न्यूक्लियोलस हो गया, ठीक है ना। और एक होता है ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। अब बीच में इसमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होंगे, जैसे क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी हो गया, सेंट्रियोसोम, और माइक्रोट्यूब्यूल्स, साइटोप्लाज्म मतलब ये पूरा साइटोप्लाज्म हो गया, राइबोसोम, सभी राइबोसोम के बारे में बताया मैं। सेल मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है ना। और क्या हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसके ऊपर राइबोसोम लगे हुए होते हैं। और उसमें क्या होता है, एक लाइसोसोम होता है। और गोल्जी वेसिकल्स, जो गोल्जी बॉडीज़ के अंदर से वेसिकल्स निकलते हैं उसको क्या कहते हैं, गोल्जी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है ना। और पिनोसाइटोटिक वेसिकल्स होते हैं, ठीक है ना यहाँ पे। तो ये हो गया सेल का पूरा अच्छे से स्ट्रक्चर, और उसके पूरा लेबलिंग हो गया, मतलब लेबल्ड हो गया, वेल लेबल डायग्राम ऑफ सेल, ये हो गया ना। अब अगला क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का जो रेगुलेशन कैसे होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर जो होता है किसके द्वारा रेगुलेट होता है, बैरो रिसेप्टर के, एक रिसेप्टर होता है, इसको कहते हैं बैरो रिसेप्टर, विच वो कैसे एक्ट करता है, वाया द ब्रेन, मतलब ब्रेन के थ्रू ही क्या होता है, ये एक्ट करता है। और ये क्या करता है, अपना असर किस पे दिखाता है, नर्वस सिस्टम पे और एंडोक्राइन। नर्वस सिस्टम में क्या हो गया, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, और एंडोक्राइन सिस्टम मतलब जिसमें ग्लैंड और हार्मोन्स होते हैं, ठीक है ना। इस पे क्या करता है, अपना एक्शन दिखाता है, ठीक है ना, और इन्फ्लुएंस करता है। और देखो इसमें 3 टाइप का होता है ब्लड प्रेशर। जब अगर ब्लड प्रेशर लो है तो उसको कहेंगे हाइपोटेंशन, मतलब कम है, ठीक है ना। अगर हाई है तो हाइपरटेंशन, जैसे कोई चीज़ कहते हैं हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोटेंशन। अभी हम लोग मतलब ज़्यादातर की क्या कंडीशन रहती है, हम लोग की ज़्यादातर क्या कंडीशन रहती है कि जो ब्लड होता है वो क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में रहता है, उसको कहेंगे नॉर्मोटेंशन, ठीक है ना। क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आप डिफाइन ऑप्टिक डिस्क, ठीक है ना। तो हम लोग पहले फिगर्स देखते हैं क्या होता है ऑप्टिक डिस्क, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आई हम लोग की आई है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होता है, रेटिना होता है, ठीक है ना। और जो यहाँ पे होता है ऑप्टिक नर्व जो जाती है वो सीधा ब्रेन में जाती है, और हम लोग का जो हम लोग का सिग्नल रहता है वो हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, ट्रांसफर होकर हम लोग उसके बाद हम लोग देख पाते हैं, यहाँ फोटो रिसेप्टर होते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्टिक डिस्क होता है, ये बीच में एक छोटा सा होता है, जैसे कि देखो ऐसे ही होता है ना। उसमें देखो 2 चीज़ होती है, बीच वाला जो होता है इसको ऑप्टिक कप कहते हैं, और ये पूरा होता है उसको ऑप्टिक डिस्क कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो ऑप्टिक डिस्क का जो जगह होती है उसको क्या होता है, नो लाइट डिटेक्टिंग सेल। इसके अंदर यहाँ पे कोई भी ऐसी लाइट डिटेक्टिंग सेल नहीं होती जहाँ मतलब लाइट को डिटेक्ट करते हैं, इसको क्या कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। अब फोटो रिसेप्टर थोड़ा सा जान लो क्या होता है। तो फोटो रिसेप्टर का काम यही होता है कि जो हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको क्या करता है, वो हम लोग को भेजता है, और नर्व के थ्रू जाता है, हम लोग वो कन्वर्ट कर देता है, इलेक्ट्रिक सिग्नल कन्वर्ट कर देता है वाया ब्रेन के थ्रू, फिर हम लोग उसको देख सकते हैं। तो ये फोटो रिसेप्टर भी हम लोग का बहुत काम आता है, बहुत काम की चीज़ है। अब अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन सेल सिग्नलिंग। सेल सिग्नलिंग क्या होता है, ये 4 टाइप का होता है, ऑटोक्राइन, एंडोक्राइन, पैराक्राइन और जक्स्टाक्राइन, ठीक है ना। अभी देखो ये थोड़ा सा नोट्स देख लो, ये होते हैं। अब मैं तो आप लोग को समझाता हूँ क्या होते हैं सेल सिग्नलिंग। ये क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप, मतलब एक्स्ट्रा सेलुलर सिग्नलिंग जो होती है वो क्या क्या इसमें होता है, देखो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ सेल सिग्नलिंग का ओवरव्यू देखते हैं, ठीक है ना। पहले क्या होता है, एक
सेल होता है, ठीक है, ये समझ लो एक सेल है, इसके न्यूक्लियस है, इसके ये क्या किएगा, पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे वो क्या करेगा, वो रिलीज करेगा। यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हो गए, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होता है, ब्लड स्ट्रीम होता है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू क्या करेंगे, ये ट्रेवल करेंगे। ये ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ट्रेवल करने के बाद एक टारगेट सेल पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम पे ट्रेवल करने के बाद क्या करेंगे, ये टारगेट सेल पे जाएंगे। टारगेट सेल पे क्या रहता है, रिसेप्टार होते हैं। रिसेप्टार से जाके यहाँ पे या बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बाइंड होने के बाद अंदर जाएंगे, फिर क्या करेंगे अपना न्यूक्लियस पे, जैसे यहाँ पे रिसेप्टार से बाइंड हुए और यहाँ पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या रहता है, डीएनए रहता है, और डीएनए पे जाके अपना एक्शन दिखाएंगे। क्या करेंगे, अपना एक्शन दिखाएंगे। तो जो एक्शन मतलब यहाँ से जो सिग्नल आया रहेगा, यहाँ पे सिग्नल मॉलिक्यूल्स निकला, फिर ब्लड में गया और फिर जाके रिसेप्टर से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे न्यूक्लियस में जाएगा, न्यूक्लियस में डीएनए पे जाएगा और डीएनए से जाके ये क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन। अब प्रोटीन से जो भी इसको मतलब एक्शन दिखाना रहेगा वो क्या करेगा, वो एक्शन दिखाएगा। तो प्रोटीन क्या करती है, वर्क किस तरीके से करती है, या तो एंजाइम मतलब या सेल की ग्रोथ करवा देगा, मतलब ये सिग्नल कहेगा कि सेल की ग्रोथ करवाना है, या तो ये सिग्नल यहाँ से आएगा, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आएगा, रिसेप्टर से आएगा तो सिग्नल आएगा कि सेल डिवीजन कराना, तो क्या करा देगा, ये सेल डिवीजन करा देगा। या तो सिग्नल आया है कि मोर एटीपी का सिंथेसिस करना है, मतलब और ज़्यादा सिंथेसिस करना है, या तो सिग्नल आया कि हार्मोन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाना है। तो ये क्या हो गया, मतलब ये ऐसे ऐसे काम करता है कि सेल सिग्नलिंग हुआ तो मतलब क्या हो गया कि ये हो सकता है सेल सिग्नलिंग यही सब करने की वजह से या किसी कमी हो रही है तो इसलिए सेल सिग्नलिंग हुआ। अब क्वेश्चन क्या होता आता क्या है कि एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है और पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दो दो करके पूछ सकता है, 2 नंबर क्वेश्चन रहेगा। तो पहले हम लोग देखते हैं एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है। एंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, यहाँ मैं बताया ना, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, जैसे ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है वो क्या करेगा, एक्ट ऑन टारगेट सेल। ये क्या है, ये टारगेट सेल है, ठीक है ना। ये क्या कि ये टारगेट सेल पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, लॉन्ग रेंज के लिए होता है, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। यहाँ पे देखो फिगर में देखते हैं, यहाँ पे देखो सेल है, ये क्या किया, अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ किया। ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ब्लड स्ट्रीम में जाएंगे। ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद क्या करेंगे, ये जहाँ पे इसका ये समझ लो टारगेट, ये क्या है, टारगेट सेल है। टारगेट सेल में जब रिसेप्टर रहेगा वहाँ से बाइंड होंगे, बाइंड होने के बाद क्या करेंगे, ये न्यूक्लियस में जाएंगे। न्यूक्लियस में क्या रहता है, राइबोसोम और डीएनए रहता है, डीएनए। और फिर उसके बाद क्या कन्वर्ट होकर क्या बनाएंगे, प्रोटीन बनाएंगे। अब प्रोटीन बनाने के बाद जो इसका सिग्नल आएगा, जैसे मतलब ये सिग्नल आया कि हार्मोन का प्रोडक्शन करना है, तो क्या करेगा, ये हार्मोन का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही इसका काम है, सिग्नल मतलब ये जो सिग्नल आया क्या, किस लिए सिग्नल आया कि हार्मोन का प्रोडक्शन कराना। तो ये क्या हो गया, एंडोक्राइन सिग्नल, ये लॉन्ग रेंज के लिए होता है। अब पैराक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, अगला क्या है, पैराक्राइन सिग्नलिंग। ये किस लिए होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज इफेक्ट ऑन द टारगेट्स इन अ क्लोज प्रॉक्सिमिटी। ये मतलब आसपास के सेल के लिए ये होता है। मतलब ये क्या हो गया, जैसे ये सेल है, ये क्या किया, अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स को यहाँ से रिलीज किया और ये इसको ज़्यादा दूर नहीं जाना, इसके पास वाले ही सेल के पास जो रहेगा रिसेप्टर रहेगा वहाँ पे बाइंड होके अपना क्या कर देगा, अपना एक्शन दिखा देगा। जैसे क्या होता है, एग्जाम्पल क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं, सिग्नलिंग किसके होता है, नर्व सेल के साइनस। मतलब ये जो होता है ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है, वही प्रोसेस होता है पर ये शॉर्ट रेंज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन जैसे पूछ देगा, इसमें दो बचा ना, ऑटोक्राइन सिग्नलिंग और जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग, ठीक है ना। ऑटोक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस इफेक्ट ऑन सेम सेल। मतलब अपने ही सेल पे क्या करेगा, ये अपना इफेक्ट दिखाएगा, डायरेक्ट सिंथेसिस। मतलब देखो अब एग्जांपल में समझते हैं, ये क्या है, ये अपना समझ लो एक सेल है, ठीक है ना। ये क्या किया, अपना सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिलीज किया और इस पर क्या होता है, रिसेप्टर। तो ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स क्या करेगा, कहीं नहीं जाएगा, ये अपना ही रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके फिर अपना जो भी एक्शन रहेगा उसको दिखाएगा, ठीक है ना। क्या करेगा, ये अपना ही मॉलिक्यूल्स पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा। तो जैसे एग्जांपल में क्या हो गया, रीजनरेशन ऑफ टिश्यू, ठीक है ना। अब जैसे लीवर रीजनरेशन, जैसे लीवर का जो होता है, लीवर अगर कहीं से कट गया तो क्या होगा, दोबारा रीजनरेट हो सकता है। तो मतलब ये अपना ही मॉलिक्यूल्स पे जाके क्या करेगा, अपना असर दिखाएगा, ठीक है ना। अपना ही मॉलिक्यूल्स से रिसेप्टर आता है, पहले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हो, देखो यहाँ पे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ, ये क्या हुआ, रिसेप्टर बाइंड हुआ। फिर जैसे या तो देखो एक एग्जाम्पल ये है,
तो क्या हुआ, ये न्यूक्लियस है, यहाँ से देखो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ, यहाँ से जाकर रिसेप्टर से बाइंड हुआ, फिर ये हो सकता है इसका ये एक्शन आए कि मतलब आपको सेल डिवीज़न करना है। क्या करना है? सेल डिवीज़न करना है। तो ये क्या करेगा, ये सेल डिवाइड हो जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, यहीं सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स रिलीज हुआ और ये क्या किया, रिसेप्टर पर जाकर बाइंड हुआ, और ये जो एक्शन है इसका सिग्नल आया कि सेल डिवीज़न करना है। तो ये क्या कर दिया, सेल डिवीज़न पूरा कर दिया। अगला क्या है, जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। जस्टाक्राइन सिग्नलिंग क्या होता है, इसमें देखो मॉलिक्यूल्स, देखो एडजेसेंट मतलब क्या है कि एकदम पास पास का जो सेल होते हैं उसको कहेंगे जस्टाक्राइन सिग्नलिंग। इसमें क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या होता है, फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। जैसे एग्जांपल क्या है, जैसे मान बहुत सारे सेल हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या आया, एक ये सेल है, यहाँ पे क्या आया, एक वायरस आया, ठीक है ना। वायरस आया, इस पर अटैक कर दिया, ठीक है ना। तो ये जो सेल सी रहेगा क्या करेगा, ये अपने पास वाले सेल को क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा कि देखो भाई यहाँ पे वायरस एक आ गया है, आप एंटीवायरल अपना स्टेज बना के रख लो। तो ये क्या करेगा, यहाँ सिग्नल भेजा, तो ये क्या किया, ये वाला जो सेल है वो एंटीवायरल कंडीशन अपना स्टेज बना के रेडी हो गए। फिर ये वाला क्या करेगा, इसको सिग्नल भेजेगा कि आप भी भाई एंटीवायरल सिग्नल। तो ये क्या हो गया, एकदम पास पास में, ये फिजिकल कांटेक्ट इसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। तो ये क्या करेंगे, सब एंटीवायरल कंडीशन बना लेंगे। तो क्या होगा, ये वायरस जो रहेगा ये सबको अफेक्ट करेगा, पर क्या इनके पास पहले से ही एंटीवायरल है, तो क्या करेगा, ये फाइट करेगा। तो ये होता है इसमें जस्टाक्राइन में, मतलब यही है कि फिजिकल कांटेक्ट रहता है और पास पास में रहते हैं, और क्या कर देते हैं, ये एंटीवायरल कंडीशन बना के अपना क्या करते हैं, ऐसे सिग्नलिंग अपना पास पास में एडजेसेंट सेल के मतलब पास वाले सेल में अपना करने दिखाते हैं। तो एकदम एग्जांपल में क्या है, देखो रिलीज ऑफ इंफेरान बाय इन्फेक्टेड सेल टू द एडजेसेंट सेल, दे कैन डेवलप द एंटीवायरल स्टेज। मतलब जो जैसा कि मैंने बताया एंटीवायरल स्टेज बना लेते हैं।